दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 भूगोल यानी पृथ्वी और हमारा जीवन। कक्षा 6 भूगोल यानी पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 5 मानचित्रण से बहुविकल्पीय प्रश्न लिया गया है। तो चलिए इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से पाठ 5 को समझते हैं। जो पाठ 5 में आपको पूरी किताब पढ़ना रहता है, तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा पूरी पाठ को कंठस्थ कराने का प्रयास करता हूं। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा पाठ को याद करना सरल हो जाता है, समय की बचत होती है, पाठ भी अच्छी तरह आपको याद हो जाता है, पाठ के बारे में सही जानकारी आपको मिल जाती है। तो चलिए इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह पर समान अनुपात में प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 1, सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह पर समान अनुपात में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है, मानचित्रण कहलाता है, दिशाएं कहलाता है या दूरी कहलाती है? प्रश्न नंबर 1, सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग पर का चपटी सतह पर समान अनुपात में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मानचित्रण। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? भौतिक मानचित्र कहा जाता है, या राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, या थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, या भू राजस्व मानचित्र कहा जाता है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है भौतिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, भौतिक मानचित्र। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण रखना भाई, वितरण नहीं रखना, या वितरण ही रहने दीजिए। चलिए, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क पर मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, तो भू राजस्व मानचित्र कहा जाता है, या भौतिक मानचित्र कहा जाता है, या थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, या राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा
थीमेटिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्र को समझने के लिए आवश्यक होती है? मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्र को समझने के लिए आवश्यक होती है? दिशा घटक होता है, या दूरी घटक होती है, या प्रतीक घटक होती है, या उपर्युक्त सभी? तो मानचित्रों को समझने के लिए इन सभी घटकों की जरूरत होती है। तो यानी प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ा, बैलगाड़ी आदि के सहारे तय करते थे। बहुत पहले लोग लंबी दूरियां पैदल, घोड़ा, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। तब दिशा जानने के लिए किसकी मदद लेते थे? प्रश्न को फिर समझ लें। बहुत पहले लोग लंबी दूरियां पैदल, घोड़ा, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। तब दिशा जानने के लिए किसकी मदद लेते थे? सूर्य की मदद लेते थे, या ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे, या चमकते तारों से अनुमान लगाते थे, या उपर्युक्त सभी से अनुमान लगाते थे? तो प्रश्न नंबर 5, बहुत पहले लंबी दूरियां पैदल, घोड़ा, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। तब दिशा जानने के लिए इन सभी का सहारा लेते थे, इन सभी से अनुमान लगाते थे। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी से अनुमान लगाते थे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। आजकल हम लोग किसकी सहायता से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं? आजकल हम लोग किसकी सहायता से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं? तो दिशाओं से, या दूरी से, या दिक् सूचक यंत्र से, या भौतिक मानचित्र से। आजकल हम लोग किसकी सहायता से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं? दिशाओं से, दूरी से, दिक् सूचक यंत्र से, भौतिक मानचित्र से। तो आजकल हम लोग दिक् सूचक यंत्र से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में रुकती है? प्रश्न नंबर 7, दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में रुकती है? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, या सदैव पूर्व पश्चिम दिशा में रुकती है, या सदैव उत्तर पूर्व दिशा में रुकती है, या सदैव दक्षिण पश्चिम दिशा में रुकती है? तो दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव किस दिशा में रुकती है? तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। मानचित्र में किसके द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं? मानचित्र में किसके द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं? तीर के द्वारा, दिशा के द्वारा, गोले के द्वारा, आरेखण के द्वारा। मानचित्र में किसके द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं? तो मानचित्र में दिशाएं दर्शाई जाती हैं तीर के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए
सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। मानचित्रों के द्वारा दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है? मानचित्रों के द्वारा दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है? तो ऑप्शन देखिए। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है मानचित्र में, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है मानचित्र में, दाएं हाथ की ओर पूर्व दिशा होती है मानचित्र में, या बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है मानचित्र में, या उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। तो मानचित्रों के द्वारा दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है? तो ऑप्शन ए ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, सही है। नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, सही है। दाएं हाथ की ओर पूर्व दिशा होती है, सही है। बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है, सही है। और चारों ऑप्शन सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर सही क्या होगा? उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10। मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते। मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते हैं। इसके दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्न नंबर 10। मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते हैं। इसके दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संकेतों का प्रयोग करते हैं, या अक्षरों का प्रयोग करते हैं, या छायाओं का प्रयोग करते हैं, या रंगों का प्रयोग करते हैं, या चित्रों का प्रयोग करते हैं, या रेखाओं का प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन जी सभी का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 10। मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते हैं। इसके दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग करते हैं संकेतों का, अक्षरों का, छायाओं का, रंगों का, चित्रों का, रेखाओं का, और सभी प्रयोग करते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन जी सभी का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन जी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इनमें कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा सही है? फिर से प्रश्न को समझ लें। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इनमें कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो जलाशय को नीले रंग में, पर्वत को भूरे रंग में, पठार को पीले रंग में, मैदानों को हरे रंग में ऐसा प्रतीक चिन्ह दिया रहता है, या उपर्युक्त सभी प्रतीक चिन्ह सही हैं। तो प्रश्न नंबर 11
प्रश्न नंबर 11 है, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इनमें से कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो जलाशयों को नीले रंग में प्रतीक चिन्ह होता है, पर्वतों को भूरे रंग में प्रतीक चिन्ह होता है, पठार को पीले रंग में प्रतीक चिन्ह होता है, मैदानों को हरे रंग में प्रतीक चिन्ह होता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी प्रतीक चिन्ह सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 12, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सुदूर संवेदन कहलाता है, या अंकिक संकेत कहलाता है, या भौगोलिक सूचना प्रणाली कहलाती है, या अंकिक मानचित्र कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 12, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सुदूर संवेदन। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना क्या कहलाता है? आंकिक मानचित्रण, कंप्यूटर मानचित्रण, उपर्युक्त दोनों, या भौगोलिक सूचना प्रणाली? कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो ये आंकिक मानचित्र कहलाता है, कंप्यूटर मानचित्र कहलाता है, और ये दोनों कहलाता है। तो आपका उत्तर सही होगा उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है वो आप देख लें। ये बहुविकल्पी थे। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा संपूर्ण पाठ को अच्छी तरह से समझने समझाने का प्रयास किया गया है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको पाठ के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो, पाठ सरल शब्दों में सही तरीके से आपको कंठस्थ हो जाए, ये प्रयास किया गया है। साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास का भी हल आपके पास भेजा जा रहा। तो चलिए, अभ्यास क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न ए क्या है? मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। तो किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है। किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है। गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है? मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है? तो मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर होगा मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। प्रश्न सी देखें। रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है?
तो मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें रूढ़ प्रतीक चिन्ह कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर डी देखें। सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। सूर्य जिधर निकलता है, सूर्य जिधर निकलता है वह पूर्व दिशा होती है। सूर्य जिधर निकलता है वह पूर्व दिशा होती है। जिधर छिपता है वह पश्चिम दिशा होती है। सूर्य जिधर निकलता है वह पूर्व दिशा होती है। जिधर छिपता है वो पश्चिम दिशा होती है। सूर्य के निकलने की दिशा में, सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। प्रश्न ई को देखें। मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? तो किसी भी स्थान का मानचित्र, किसी भी स्थान का मानचित्र मानचित्र कहलाता है। किसी भी स्थान का मानचित्र मानचित्र कहलाता है। यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है, यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। मानचित्र में पैमाना क्या है? मानचित्र में पैमाना क्या है? तो पैमाना मानचित्र का मापन या प्रदर्शन होता है। पैमाना मानचित्र का मापन या प्रदर्शन होता है। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से, इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से बड़े आकार को छोटे आकार में, बड़े आकार को छोटे आकार में तथा धरातल के स्थान की वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित करते हैं, तथा धरातल के स्थान की वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन जी, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? तो सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में वहाँ बिना गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहाँ गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। प्रश्न दूसरा देख लें। सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो
सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो देखते हैं भाई, ये देखें, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। हाँ सही है भाई, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। सड़क, ऑप्शन बी देखें, प्रश्न बी, सड़क, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। हाँ भाई सही है, दर्शाया जा सकता है। फिर प्रश्न सी देखें, दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सदैव उत्तर दिशा में ठहरती है। चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दिशा में ठहरती है, ये भी सही है। फिर प्रश्न डी देखें, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर नहीं, नीचे का सिरा दक्षिण की ओर होता है, ये गलत है, ये उत्तर नहीं, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण, और यही प्रश्न गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभों का मिलान कीजिए। तो एक तरफ है पर्वत और पठार, राज्यों की सीमाएं, वर्षा का वितरण, भू उपयोग के क्षेत्र, दूसरी ओर है थीमेटिक मानचित्र, भू राजस्व मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। तो इसको मिलाना है। तो पर्वत पठार, तो पर्वत पठार को किससे मिला देंगे? पर्वत पठार को भौतिक मानचित्र से मिला देंगे। राज्यों की सीमाएं, तो राज्यों की सीमाएं राजनीतिक मानचित्र से मिला देंगे। फिर वर्षा का वितरण, तो वर्षा का वितरण किससे मिलाएंगे? थीमेटिक मानचित्र से। अब एक बचा है भूमि उपयोग के क्षेत्र, तो इसको मिला देंगे भू राजस्व मानचित्र से। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 भी मिल गया है, पर्वत और पठार भौतिक मानचित्र से, राज्यों की सीमाएं राजनीतिक मानचित्र से, वर्षा का वितरण थीमेटिक मानचित्र से, भूमि उपयोग के क्षेत्र भू राजस्व मानचित्र से। तो इस प्रकार ये कक्षा 6 का पाठ 5 भूगोल यानी पुस्तक का नाम पृथ्वी और हमारा जीवन से पूरा हुआ। अब हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।